हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 7 के क्वेश्चन। चैप्टर 7 एवोल्यूशन के क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं। इससे पहले क्वेश्चन हम पहले ही करवा चुके हैं आप लोगों को, प्रीवियस वीडियोज जाके आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह से वर्क करता है। होता क्या है, जो लाइकेन है, लाइकेन ऐसा एरिया जो पोल्यूटेड हो, जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे एरिया में ग्रो नहीं करते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। बाकी के बारे में जानना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। तो लेपिडोप्टेरा एक ऑर्डर है और इस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं बटरफ्लाई और इसके अंतर्गत आते हैं मॉथ। बात करें बाकी एग्जाम्पल के बारे में तो लाइकोपर्सिकान, लाइकोपर्सिकान जो है ये जो है एक जीनस है और सोलनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है और ये टोमेटो के एक टाइप का जीनस है, टमाटर के एक टाइप का जीनस है। लाइकोपर्सिकान एक जीनस है और टोमेटो एग्जाम्पल याद रखिए। लाइकोपोडियम एक टेरिडोफाइट है। तो इस तरीके से सारे के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है स्वतः जननवाद, यानी कि जब किसी जीव की उत्पत्ति स्वयं अपने आप होती है, नॉन लिविंग मैटर से, मड से, कीचड़ से या फिर भूसे से, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लाइफ जो है अपने आप ओरिजिनेट हुई है और किससे हुई है, नॉन लिविंग थिंग से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग ओनली। तो इसी आंसर चला जाएगा इसका। और जो है ये थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है पहले के लोग मानते थे, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, गलत साबित कर दिया गया है और इसको डिस्कार्ड किया था लुईस पास्चन ने। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये आंसर इसका हो गया सी, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम लोग जो है ऐसे एनिमल्स को चूज करते हैं और ऐसे ऐसे प्लांट को चूज करते हैं जिनकी जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। इसलिए जो है चूँकि यहाँ पे हम चूज करते हैं, उनके चूज करने के बाद उनमें क्रॉस कराते हैं, तो ये जो है सिलेक्शन कहलाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आंसर तो इसका जाएगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एग्जाम्पल के लिए पंजाब में जो है साहिवाल काऊ डेवलप की गई थी, अब वो एग्जाम्पल था आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। तो एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है आपका, पंजाब में साहिवाल काऊ का एग्जाम्पल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। इसके अलावा कुछ प्लांट जैसे सोनालिका, कल्याण सोना, ये सब जो है एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। बाकी और के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। रिवर्स इवोल्यूशन क्या होता है। रिवर्स इवोल्यूशन एक विचारधारा है जो ये कहती है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है आगे चल के जब इवॉल्व होंगे तो अपने पुराने जो करेक्टर हैं, पुरानी जो करेक्टर थे जीवों के, उसमें चले जाएंगे, उसके जैसे हो जाएंगे। पुराना मतलब कि कहने का मतलब है कि हम अपनी पुरानी स्टेज में वापस लौट जाएंगे। ये कहलाती, एक थ्योरी कहती है रिवर्स इवोल्यूशन। अगला है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन आप जानते हैं ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने कहा था कि जो है अचानक जीवों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो है डायरेक्शनलेस होते हैं और ये रैंडम होते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन रिफर्स टू द। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है फॉसिल। तो फॉसिल की स्टडी कहलाती है पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स का पैलियोंटोलॉजी। और ऐसे एविडेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिर फॉसिल हो जाएगा। फॉसिल यानी कि जीवाश्म। फॉसिल बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो है स्थित है लखनऊ में, और फॉसिल की स्टडी कराती है पैलियोंटोलॉजी, बताई आपको हमने, तो याद कर लेंगे हम लोग। बाकी होमोलॉगस सार्गन, एनालॉगस सार्गन, बाकी सारी बातें भी फिर से आगे आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द बोन ऑफ फोर लिम्बा व्हेल, वैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अगर जो है जीवों की कोई बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर में सिमिलर हों तो कहते हैं उनकी ओरिजिन सिमिलर है। और अगर ओरिजिन सिमिलर होती है और फंक्शन अलग अलग होता है तो इसको बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। और होमोलॉगी जो है ये बताती है कॉमन एंसेस्ट्री को। तो होमोलॉगस ऑर्गन जो है ये बताते हैं कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि अगर जो है होमोलॉगस ऑर्गन पाए जा रहे हैं तो बताते हैं कि हमारे और उनके जो पूर्वज हैं वो कॉमन हैं। एग्जाम्पल के लिए वेल के 4 लिम्ब, वैट यानी कि चमगादड़ के 4 लिम्ब, चीता के 4 लिम्ब, मैन के 4 लिम्ब, सबके अंदर जो है ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पेल है, मेटाकार्पेल है।
तो फेलेंजीज हैं, सब में सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो सबकी ओरिजिन सेम हो गई, लेकिन ये अलग अलग जगह पे फैल गए हैं, डाइवर्ज कर गए हैं। तो ओरिजिन सेम है इसलिए होमोलॉगस ऑर्गन, और फैल गए हैं इसलिए क्या कहलाएंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। व्हेल पानी में है, अलग इसका काम है इसके फोर लिम्ब का, तैरने वरने के काम में। बैट जो है पेड़ से लटका रहता है। चीता जो है दौड़ने के काम में आता है, जो दौड़ता है। और मैन यानी इंसान हाथों का यूज करते हैं कुछ पकड़ने वगैरह के लिए। तो इस तरीके से सब में जो है फंक्शन अलग अलग हो गया, लेकिन जो है ओरिजिन सबकी क्या है, सेम है। तो ये जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, और होमोलॉगस ऑर्गन शो करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री को। तो आंसर जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6, एनालॉगस ऑर्गन एराइज ड्यू टू। एनालॉगस ऑर्गन एराइज हुए हैं क्योंकि, तो एनालॉगस ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो। तो कोई दो चीज़ों का फंक्शन सेम तभी हो सकता है जब एक इन्वायरमेंट में रह रहे हों। एग्जाम्पल के लिए वेल अगर जो है पानी में पहुंच जाए, पानी में होती है ये वेल, तो वेल पानी में है तो उसके जो फोर लिम्ब हैं वो जो है तैरने के काम में आ रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर दूसरी फिशेस हैं, फिश अलग ग्रुप हो गया। तो फिश अलग ग्रुप है, वेल मैमल है, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, लेकिन दोनों के जो फ्लिपर्स हैं या दोनों के जो फिन्स हैं वो तैरने के काम में आ रहे हैं। तो उनके जो ई ऑर्गन कहलाएंगे एनालॉगस ऑर्गन। विद रिस्पेक्ट टू फिश, वेल के फ्लिपर कहलाएगी एनालॉगस ऑर्गन। मतलब यहाँ पे जो है फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। तो अगर ऐसे केस में ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, तो इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। और चूंकि ऐसे केस में जो है एक एरिया में कन्वर्ज हो गए हैं, एक निश्चित एरिया में प्रेजेंट हैं, वेल अलग ग्रुप की, मैमल ग्रुप की, और जो है फिश अलग ग्रुप की, तो फिश अलग ग्रुप और वेल अलग ग्रुप, दोनों अलग अलग ग्रुप के मेंबर एक एरिया में कन्वर्ज हो गए हैं, यानी कि शो कर रहे हैं क्या, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन एराइजेस ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p की प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहलाता है, या पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का रूल कहलाता है। तो ये जो है आंसर इसका रहेगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अभी आगे एक और क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, आगे एक और क्वेश्चन इसके ऊपर। तो आंसर इसका हो जाएगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडी रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पे बताया गया है कि जो है एक पॉपुलेशन है ए, एक बताया गया है यहाँ पे एक पॉपुलेशन है ए पॉपुलेशन है, बहुत सारी बैक्टीरिया है पॉपुलेशन ए, इस ए नाम से पॉपुलेशन का नाम दे दिया गया, और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एंटीबायोटिक डाल देते हैं, या इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज हो गई, तो क्या हुआ, इस पॉपुलेशन में बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया बचेंगे। जो बैक्टीरिया बचेंगे उनको बोल दिया गया पॉपुलेशन बी। तो जो बच गए वो पहले से उनके अंदर रेजिस्टेंसी थी बचने की, यानी कि उनके अंदर पहले से बचने की क्षमता थी। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि जो है बी वाले जो है ए वाले पॉपुलेशन की तुलना में थोड़े से अलग थे, यानी कि जो है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन होती है एक पॉपुलेशन में। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ऐसा हो ना लेकिन फिर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी एरिया में कोरोना फैल गया, उस कोरोना वायरस की वजह से मान लेते हैं पॉपुलेशन में जो है 10% लोग मर गए, ख़त्म हो गए। अब बचे हुए 90% लोग, तो दिखने में पहले 100 के 100% लोग एक जैसे थे, सब आराम साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उनके सबके अंदर जो है क्वालिटी साफ साफ दिख रही थी कि इनके अंदर रेजिस्टेंसी वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ कि 10% लोग खत्म हो गए। तो अब जो बच गए हैं वो जो है वेरिएंट थे, बाकियों से अलग थे, इसलिए वो बच गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म हैड ए ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। तो देखिए जीवन की उत्पत्ति जो है पानी में हुई है, और जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं वो पानी में पाए जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो है जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई है, और जो प्रिमिटिव फॉर्म चूँकि पानी में है तो उससे जब ये डेवलप होते चले गए तो वाटर से लैंड पे आ गए। तो आंसर हो जाएगा इसका वाटर टू लैंड। क्वेश्चन नंबर 10, बेबी पैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व विकास। बेबी पैरिटी का मतलब होता है बच्चे को जन्म देना। तो बच्चे को जन्म देना अधिक विकसित माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो जीव बच्चे को जन्म देते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो उसका एंगवन है वो जो है मदर बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग केस में 9 महीने तक प्रोटेक्टेड रहता है बच्चा। तो ऐसे केस में जो जीव अंडे देते हैं वो अंडे जो है
प्रोटेक्शन में नहीं रहते, बाहर कहीं पड़े हुए हैं, पता चले आप ही ने जो है आप ही लेके उठा के आए, आमलेट बना लिया आपने, या फिर जो है किसी जीव ने उसको ख़त्म कर दिया, मार दिया, तो फिर जो है बीवी वो कहलाती है ओविपेरिटी, और ये है बीवीपेरिटी। लेकिन बीवीपेरिटी में ऐसा नहीं हो सकता। तो बीवीपेरिटी में जो है क्या होता है, एंगवर्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड मदर्स बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर दे आर बॉर्न, लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगर जो है बच्चा जो है मदर बॉडी में रहेगा तो जो है जन्म देने के बाद में जो है उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा रहेंगे, अधिक वो विकसित रहेगा, अधिक मजबूत रहेगा। अगला है फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। तो फॉसिल्स जनरली जो है ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है सेडिमेंट नाम से। तो फॉसिल्स जनरली सेडिमेंट्री रॉक में भी पाए जाते हैं। तो कभी आपसे पूछे क्या कि जो है बाकी रॉक में नहीं पाए जाते, तो बाकी रॉक में भी पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जनरली सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक में बहुत ही कम या ना के बराबर, क्योंकि इग्नियस रॉक जो है ज्वालामुखी के आसपास पाई जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, लेकिन मेनली सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं फॉसिल। तो जनरली लिखा हुआ है, जनरली का मतलब मेनली, तो सेडिमेंट्री रॉक आंसर हो जाएगा। जनरली का मतलब यहाँ पे अक्सर, जब भी जाए तब मिल जाए तुरंत सेडिमेंट्री रॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का, क्वेश्चन के बाद 12। For a MN blood group system, the frequency of M and L allele are 0.7, 0.3 respectively. The expected frequency for MN blood group bearing iron is likely to be। तो देखिए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये होता है फार्मूला। इसमें जो एक सेकेंड, तो इसमें फार्मूला होता है, आपको हमने फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये होता है फार्मूला। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी पूछिए एमएन ब्लड ग्रुप की, यानी कि एमएन ब्लड ग्रुप के लोग कितने होते होंगे। तो जब हमें ब्लड ग्रुप एम एन दोनों टाइप के पता करने हों तो उसमें हमें निकालना होता है 2pq। अब 2pq निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एम की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.7, एन की दे रखी है 0.3, एम इज इक्वल टू मान लेते हैं पी है, और एन इज इक्वल टू मान लेते हैं क्यू है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है एमएन ग्रुप की, तो एमएन ब्लड ग्रुप निकालने का मतलब है कि हम 2pq निकालना है। तो p की जगह पर रखेंगे 0.7 और q की जगह पर रखेंगे 0.3। तो 0.7 0.3 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.21, 0.21 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 0.42। तो एमएन ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आएगी कितनी 0.42। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा 42%। देख लेते हैं। अब m इज इक्वल टू 0.7 इज इक्वल टू पी, n इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू क्यू। तो p की जगह पे 0.7 और q की जगह पे 0.3 रखना है 2pq में। तो 2pq 2 इज मल्टीप्लाइड बाई p की जगह पे क्या रखा था हमने 0.7 मल्टीप्लाइड बाई q की जगह पे 0.3। तो 2pq निकल के आया कितना 7 या 21 दूनी 42 0.42 आया। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा 42%। और 2pq ही क्या है एमएन पॉपुलेशन में एमएन की फ्रीक्वेंसी है, हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी है। आगे बात करते हैं हम लोग विच टाइप। इसके अलावा जो है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का ग्राफ और उसके न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बना के डाल देंगे आज या कल में ही, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं विच टाइप ऑफ सेक्सुअल सेलेक्शन एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म ऑब्जर्व इन माथ। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है या कौन सा केस जो है सेटिस्फाई करता है माथ के केस में। तो इसका आंसर भी आप याद कर लीजिए कि माथ के केस में जो है डिफरेंट टाइप के मास ज़्यादा डेवलप हो गए थे, एक टाइप के जो माथ थे वो कम डेवलप हुए थे। जब डिफरेंट टाइप के माथ अधिक डेवलप हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शनल, जब दोनों टाइप के डेवलप हों इक्वल तो इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। और जब जो है मीडियम साइज
मीडियन करेक्टर जो है डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। तो इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए अलग से, हार्डी बिनबर्ग इक्विलिब्रियम पे, वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज, सबसे अधिक कौन सा एक्सेप्टेड जो है क्रम है ह्यूमन एवोल्यूशन में। तो देखिए सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथेकस, फिर आए थे रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद आए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो पहले ऑप्शन में देख रहे हैं आप कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले दे दिया, रामापिथेकस बाद में दिया है, तो गलत हो गया। डी ऑप्शन में भी पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस दे दिया, रामापिथेकस दे दिया, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा है बी और सी। बी वाले में देखा हमने होमो इरेक्टस, तो बहुत बाद में आए थे, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं। सी ऑप्शन सही है, रामापिथेकस पहले आए थे, फिर होमो हैबिलिस आए थे, फिर होमो इरेक्टस आए थे, फिर होमो सैपियंस आए थे। तो ये क्रम रटना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो रामापिथेकस आया, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर लिंक स्पीसीज। लिंक स्पीसीज का एग्जाम्पल कौन है। तो लिंक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो दो जातियों को आपस में लिंक करती है। एग्जाम्पल लोब फिन्स या लोब फिश, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो लोब फिन्स जो है फिशेस और एम्फीबिया के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। लोब फिन्स, ये फिश और एम्फीबिया के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, दोनों करेक्टर पाए जाते हैं लोब फिन्स में। तो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको याद रखना है। बाकी आप जानते हैं डोडो बर्ड, सीवीड और चिंपैंजी वगैरह, इकोलॉजी में आएंगे तब देखा जाएगा वहाँ पे डोडो बर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द साइंटिस्ट लिस्टेड अंडर कॉलम दोनों कॉलम को मिलाना है, मेनली क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन, डार्विन को मिलाएंगे किससे। तो डार्विन जानते हैं, नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन ने, तो एक आंसर। चौथा, ओपेरिन ने थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया था या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस दी थी। ए बायोजेनेसिस थ्योरी का मतलब होता है डेवलपमेंट जो जीवों का हुआ है वो नॉन लिविंग मैटर से हुआ है, तो बी का पहला। लेमार्क ने जो है यूज एंड डिसयूज थ्योरी दी थी आर्गन के लिए, तो ये सी। और बैगनर एनसीईआरटी में रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब होता है कि जब जो है अर्थ का कोई पार्ट एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर चला जाए। एग्जाम्पल के लिए कभी कॉन्टिनेंटल शिफ्टिंग हुई थी जिसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया बाकी जगहों से अलग है, श्रीलंका अलग है इंडिया से, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। तो ये दी थी बैगनर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो आंसर हो गया ए का चौथा, बी का पहला। तो ए का चौथा और बी का पहला दे रखा है आपका आंसर बी वाले में, तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मिलर ने जब 1953 में क्रिएट किया था प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन लेबोरेटरी में, और उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जो है कुछ बातें बताई थी। तो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन क्या थी, याद रखना है हमको। तो प्रिमिटिव अर्थ में क्या था, प्रिमिटिव अर्थ जो थी उसमें जो है टेम्परेचर बहुत हाई था, टेम्परेचर बहुत हाई था उसमें, और उसमें जो है वोल्केनिक स्टॉर्म यानी कि लगातार जो है ज्वालामुखी वगैरह इससे डेवलप होते रहते थे। एटमॉस्फेयर उस समय रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग का मतलब वहाँ उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, और उस समय जो है CH4 अमोनिया वगैरह प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, हीलियम प्रेजेंट थी, ये सारी गैस प्रेजेंट थी उसमें, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी क्योंकि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है उस समय। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में एटमॉस्फेयर पूछा जाए तो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है। आंसर इसका रहेगा डी, हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, CH4 अमोनिया वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन आर। तो मियोटिक रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे जो वेरिएशन दिखाई पड़ते हैं म्यूटेशन के टाइम पे वो क्या होता है। अब देखिए म्यूटेशन होते कैसे हैं, यही इसके क्वेश्चन का आंसर बताना है इसमें। तो म्यूटेशन आप जानते हैं, म्यूटेशन जो होते हैं जो है म्यूटेशन जो भी होते हैं ये होते हैं रैंडम और डायरेक्शनल लेस। तो यही आंसर हमको याद कर लेना है इसका ए, ये डायरेक्शनल लेस होते हैं। थैंक यू।